नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र के नागपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे षड्यंत्र बताया जा रहा है। षड्यंत्र की बातें कई लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक फिल्म आई, छावा फिल्म, उस फिल्म की वजह से औरंगजेब के प्रति लोगों में एक गुस्सा पैदा हो गया और ये उसी गुस्से की परिणति है। उन्होंने और भी कई बातें कही और उन्होंने कहा इसके पीछे षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। जो इसमें दोषी पाएंगे उनको सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सब सारा कुछ जो ये वो भी कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है और इसके पीछे सरकार ही जिम्मेदार है, सरकार ही इस षड्यंत्र को करने वाली है ताकि उसको दिखा सके कि औरंगजेब को लेकर वो कितना औरंगजेब से घृणा करती है। और इसकी वजह से अब औरंगजेब से क्यों घृणा कर रही है, क्या बात है। वो एक मुगल बादशाह थे, उस समय मुगल बादशाह का सबसे ज़्यादा विस्तार औरंगजेब के समय में हुआ। हाँ, औरंगजेब की नीतियाँ बहुत धर्मांध थीं, बहुत सारे उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ काम किए हैं, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया है। तो ऐसा करने वाले कोई अकबर औरंगजेब अकेला व्यक्ति नहीं था, अकेला बादशाह नहीं था। उसके पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने ये काम किए हैं। और सीधे तौर पर कहें तो अगर मंदिरों को तोड़वाने की बात आती है तो मौजूदा सरकार जो केंद्र की सरकार है उसने भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाए हैं और एनडीए की सरकारें, बीजेपी की सरकारों में मंदिरों को तोड़ा गया है। तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है कि किसी शासक ने इस तरह से किया। लेकिन धर्मांध अपने धर्म को लेकर औरंगजेब कट्टर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये इतिहास के तथ्य हैं। खैर, षड्यंत्र पर अगर हम लोग आते हैं तो जो ये षड्यंत्र की बात कह रहे हैं विपक्ष में, खास तौर पर मुझे संजय राउत की बात में काफ़ी दम दिखाई पड़ा कि आप ये कह रहे हैं कि हम औरंगजेब की कब्र को हटा देंगे। तो आप हटा दीजिए उसको, आप एक प्रस्ताव पारित कराइए, सरकार के पास एक एप्लीकेशन दीजिए, सरकार से कहिए आपकी केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है और वो वहाँ से हटा देगी। चूंकि औरंगजेब की कब्र या वो जो मकबरा बना हुआ है वो एएसआई के संरक्षण में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं, उसके संरक्षण में है। तो उसको आप ऐसे जाकर खोद देंगे तो गैर कानूनी होगा, वहाँ आप कोई भी ऐसे जाकर कुछ नहीं कर सकता है। एएसआई की परमिशन से ही कुछ होगा तो आप जाइए कहिए सरकार से और सरकार एक प्रस्ताव पारित कर दे, एक आदेश जारी कर दे, उसको वहाँ से हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उसके ज़रिए आपको राजनीति करनी है, उसके ज़रिए आपको हंगामा करना है। कुछ लोगों को तो उसमें कामधाम मिल जाता है और बाकी लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है। और तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो विपक्ष कह रहा है और इस षड्यंत्र का आरोप वो सरकार के ऊपर ही लगा रहा है और जिसमें निश्चित तौर पर ये निराधार भी नहीं है, इसके पीछे एक आधार है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा षड्यंत्र सरकार के भीतर भी दिखाई पड़ रहा है, आप उसको भी जरा गौर करिए। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं किस पर उठ रहे हैं? कानून व्यवस्था पर, कि वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शहर में, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय भी है, बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी का भी वो गृह जनपद है और इसके अलावा आरएसएस का मुख्यालय है। वो आरएसएस इसी साल अपने 100 साल पूरे कर रहा है, उसका मुख्यालय है। और उस शहर में कभी कोई सांप्रदायिक घटना नहीं, ये विवाद नहीं हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। अचानक कैसे हो गई? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। एक फिल्म देखी लोगों ने और औरंगजेब के प्रति लोगों का गुस्सा भड़क गया और फिर ये षड्यंत्र किया गया। तो आखिर ये षड्यंत्र होता रहा, इतनी बड़ी हिंसा की पृष्ठभूमि वहां तैयार होती रही और आपको पता ही नहीं चला। जिस जगह पर हिंसा हुई है वो देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप कर क्या रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और ये आरोप केवल और लोग ही नहीं लगा रहे हैं, इसी तरह की आरोप लगाते हुए तो नहीं कहा, लेकिन यही बात एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की ही सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कुछ समय पहले तक देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे। तो एकनाथ शिंदे को जब बनाया गया यहां पर, आपको लगातार आप देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में अपनी हैसियत से खुश नहीं है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त सीटें हैं।
तो वो अकेले बगावत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके पास अगर अजीत पवार का साथ है तो वो देवेंद्र फडणवीस को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बार बार सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कानून व्यवस्था को निशाना बनाया है और एक तरह सीधे तौर पर यह कहा कि कानून व्यवस्था वहां किस तरह से कमजोर दिखाई पड़ रही है। अब एकनाथ शिंदे के साथ ये है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो उनको ये लगा कि कम से कम गृह मंत्रालय उनको मिल जाएगा। काफ़ी दिन तक विवाद चलता रहा, बहुत लंबे समय तक तो कई हफ्ते सरकार का गठन ही नहीं हुआ, मंत्री ही नहीं बन पाए, और मंत्री जब बने भी तो उनके विभाग नहीं बढ़ पाए। तो सरकार के भीतर ये टसेल अभी चली रही है। इसके अलावा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को कांग्रेस पार्टी से अभी हाल फिलहाल में ऑफर मिला है, और संजय राउत की तरफ से भी, कि ये दोनों बारी बारी से हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे साथ चले आए। इस तरह की बातें जब होती हैं तो पूरी तरह से निराधार नहीं होती हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ बेस ज़रूर होता है। तो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिला है, तो बहुत ही बेहतरीन शब्दों के साथ, तरीके के साथ एकनाथ शिंदे अब राज्य की कानून व्यवस्था को कोस रहे हैं। और निश्चित तौर पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, ये दोनों ही पद किसके पास हैं? देवेंद्र फडणवीस के पास। तो महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है, जो हलचल मची हुई है, जो उथल पुथल चल रही है, वो भी इस नागपुर की घटना में बिल्कुल सामने आ गई है, सतह पर आ गई है। इसका नतीजा क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन नागपुर में जो हुआ वो उसका नतीजा क्या होगा, ये न तो नागपुर के लिए अच्छा है, न महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, और न ही ये देश के लिए अच्छा है। क्योंकि इस तरह की घटनाओं को, एक मुहावरा है हम लोगों के यहाँ कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, तो ये मुहावरा था। और यहाँ वास्तव में कहा जा रहा है कि जो इन मुर्दे गड़े हुए हैं, कब्र के नीचे दबे हुए हैं, हम उनको उखाड़ कर वहाँ से फेंक देंगे। तो हमारे यहाँ का ये, अब आज ही हमारे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। देश दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों में भी अपने को उलझाए हुए हैं। और अगर इन चीज़ों में उलझाए रहे तो हम जाएंगे कहाँ? इस पर सोचने वाली बात है। इसको सोचा जाए, हम भी सोचें, आप भी सोचिए, और उनको भी सोचने के लिए विवश किया जाए जो इन सब चीज़ों में, इन सब क्रियाकलापों में लीन है, चाहे खुद से या फिर किसी के बहकावे में आकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।